नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। दोस्तों, राठौड़ राजवंश पूरा करने के बाद में अगला राजवंश अपना आता है कुशवा राजवंश। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कुशवा राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुशवा राजवंश जो था यह अपने आप को श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? श्री राम के बड़े बेटे कुश से। आपको पहले भी मैंने बताया था, जब हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ते थे तो यह श्री राम के 32वीं पीढ़ी के शासक है। कच्छावा राजवंश के शासक खुद को क्या बोलते हैं? श्री राम की 32वीं पीढ़ी के शासक, 32वीं पीढ़ी के शासक। इसीलिए इनको नाम क्या दिया जाता है? रघु वंश तिलक। इनको नाम क्या दिया जाता है? रघुवंश तिलक। रघुकुल रीत सदा चली आए। श्री राम का कुल कौन सा है? रघुकुल। रघुकुल या सूर्यकुल। अब दोस्तों, इनका जो ये नाम पड़ा कच्छावा, ये कहां से आया? जो नाम पड़ा है ये कच्छावा, ये कैसे आया? दोस्तों, कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशवा। कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशवा। अब कुशवा जो था यह कालांतर में क्या हो गया? कछवा। जैसे भाषा के अंदर बदलाव आता है वैसे ही बोलने में बदलाव आया। कुशवा से क्या हुआ? कछवा। और ये धीरे धीरे किस में बदल गया? कच्छावाह में। तो दोस्तों, कच्छावा नाम स्पष्ट है। अब दोस्तों, इस क्षेत्र को जहां पर कच्छावाओं ने अपने राजवंश को स्थापित किया था, यह क्षेत्र क्या कहलाता? ढूंढाड़। अब ये ढूंढाड़ नाम कहां से आया? दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि चौहानों के शासक बिशल देव चौहान ने अपने शत्रुओं को दोसा के आसपास के क्षेत्र में, दोसा के आसपास के क्षेत्र में ढूंढ के, चुन के, निकाल के मारा था। किसने? बिशल देव ने। बिशल देव चौहान ने अपने दुश्मनों को दोसा के आसपास के क्षेत्र में ढूंढ के निकाला था। ढूंढ के निकाल के उनको मारा था। तो इसलिए इस क्षेत्र का कालांतर में नाम ही क्या पड़ गया? ढूंढाड़। ऐसा क्षेत्र जहां ढूंढ के शत्रुओं को मारा गया था। दोस्तों, एक अन्य मान्यता और है जिसके अनुसार क्या है कि इस क्षेत्र में एक ढूंढ नाम का राक्षस रहता था। उसके नाम पे इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया? ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है। अब ये ढूंढाड़ क्षेत्र आता कहां पे है? ढूंढाड़ क्षेत्र आता कहां पे है? ये जो जयपुर है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? ढूंढाड़। आपको ये याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्षेत्र विशेष है जहाँ एक राजवंश ने शासन किया है, जैसे दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़, तो मेवाड़ के बारे में मैंने बताया था। मेवाड़ में गुहिल राजवंश, सिसोदिया राजवंश ने शासन किया है। ऐसे ही मारवाड़ में राठौड़ों ने शासन किया है। ऐसे ही हाड़ाओं ने हाड़ौती क्षेत्र में शासन किया है। भाटियों ने जैसलमेर क्षेत्र में शासन किया है। तो हमें ये ध्यान रखने कुछ विशेष क्षेत्र जो है। ऐसे ढूंढाड़ कौन सा क्षेत्र है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों, अब अपन आते हैं इनके वंशजों पे या इनके शासकों पे। तो इनके सबसे पहले मूल पुरुष जो थे कच्छावा राजवंश के मूल पुरुष, वो थे दुल राय। तो दुल राय से अपन शुरू करते हैं। दुल राय दोस्तों कच्छावा राजवंश के मूल पुरुष।
या कच्छावा राजवंश के आदि पुरुष। अब दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यह मध्य प्रदेश से आए थे, यह मध्य प्रदेश से आए थे। मध्य प्रदेश से आने के बाद में इन्होंने दोसा के बड़ गुजरों को हराया। इन्होंने दोसा के बड़ गुजरों को हराया और दोसा में अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने रामगढ़ के मीणा शासकों को भी हराया। मीणा शासकों को हराया। दोस्तों मध्यकाल में अंदर मीणा जनजाति जो थी, यह जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र पे शासन करती थी। हमने पहले भी बताया था कि जो मत्स्य जनपद था वहाँ भी किनका शासन था? मीणा जनजाति का। अब ये जो मीणा नाम जो पड़ा था, यह मीन से पड़ा, मीन या मछली से पड़ा था। तो इनको हराकर, मीणाओं को हराकर दुल राय ने अपना शासन कहाँ स्थापित किया? फिर रामगढ़ में। और रामगढ़ को ही अपनी क्या है? नई राजधानी बनाई, नई राजधानी बनाई। रामगढ़ में इन्होंने दोस्तों अपनी कुल देवी जमवाय माता, अपनी कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया, अब जमवाय माता के मंदिर के नाम से रामगढ़ का नाम क्या पड़ गया? जमवा रामगढ़। रामगढ़ का नाम क्या पड़ गया? जमवा रामगढ़। तो दोस्तों यह तो हुए अपने दुल राय, जो कच्छावा राजवंश के आदि पुरुष कहलाते हैं, जो आए थे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आने के बाद में इन्होंने पहले बड़े गुजरों को हराया, फिर मीणाओं को हराया और अपने कच्छावा राजवंश की नींव रखी थी। और राजधानी किसे बनाया? जमवा रामगढ़ को। अब दोस्तों कुछ जगहों पे दुल राय का एक और नाम मिलता है, तेजकरण। अन्य नाम किसका? दुल राय का एक और नाम हमें मिलता है तेजकरण। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाए ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए तेजकरण दे दिया जाए, क्योंकि कुछ जगह जो है उल्लेख मिलता है किसका? तेजकरण का, और कुछ जगह पे दुल राय का। तो कभी ऑप्शंस में ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि पूछे कि ढूंढाड़ राजवंश का या कच्छावा राजवंश का आदि पुरुष कौन है, तो दुल राय या तेजकरण, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। दोस्तों दुल राय के बाद में अगला शासक कौन बनता है? काकिल देव। काकिल देव। अब काकिल देव जो थे, इन्होंने आमेर की मीणाओं को हराया और अपनी राजधानी कहाँ लेके गए? ये आमेर के मीणाओं को हराया और नई राजधानी कहाँ स्थापित की? आमेर में। और ये आमेर जो थी यह इनकी राजधानी रही जयपुर तक। जयपुर की स्थापना जयसिंह ने की थी। तो सबसे पहले दोसा राजधानी हुई, दोसा से रामगढ़ से अब आमेर। अब दोस्तों इनके पुत्र थे अलगू राय, इन्हीं के पुत्र थे काकिल देव के अलगू राय। इन्होंने अलवर के बाला किले का निर्माण किया। बाला किला अलवर में जो स्थित है, उसका निर्माण किसने किया था? अलगू राय शासक ने। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बाला किले का जो निर्माण किया हुआ वो किन्होंने किया हुआ है? कच्छावा राजवंश के शासकों ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इनके सबसे महत्वपूर्ण शासक आते हैं भारमल। अब भारमल के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजा भारमल। दोस्तों राजा भारमल जो थे, इन्होंने बड़े प्रयासों के बाद में
आमेर की राजगद्दी हासिल की थी। अब इन्होंने कैसे हासिल की थी आमेर की राजगद्दी? दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा भीमदेव, भीमदेव के बाद में अपना पूर्णमल, पूर्णमल के साथ में एक भारमल भी था, और एक और महत्वपूर्ण था सांगा। सांगा, सांगा ये महाराणा सांगा नहीं है, सांगा इसके पुत्र है पृथ्वीराज के। तो 4 प्रमुख पुत्र थे पृथ्वीराज के। कौन कौन? भीमदेव, पूर्णमल, भारमल और सांगा। इनका शासनकाल था 1503 से 1527 ईस्वी तक। अब दोस्तों, पृथ्वीराज को अपने पूर्णमल से बड़ा लगाव था, तो इसलिए अपना अगला शासक किसे बना देते हैं? पूर्णमल को। तो पूर्णमल कब से कब तक रहता है? 1527 से 1533 ईस्वी तक। अब दोस्तों, जब बड़े बेटे को छोड़ दिया और छोटे बेटे पूर्णमल को आमेर की राजगद्दी पे बिठा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है भीमदेव को गुस्सा आएगा, भीमदेव नाराज होंगे। तो इन्होंने क्या किया? 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में राजगद्दी किससे छीन ली? पूर्णमल से, और खुद इस गद्दी पे बैठ गए थे। अब दोस्तों, भीमदेव के बाद में आमेर की राजगद्दी पर इनका पुत्र बैठा रतन सिंह। इनका पुत्र बैठा रतन सिंह। अब रतन सिंह का एक और जिज्ञासु, एक और महत्वाकांक्षी भाई था आसकरण। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि सत्ता का संघर्ष बड़ा जबरदस्त होता है। जैसे आज हम देखते हैं नेता किस तरीके से कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जैसे अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रहा है कुर्सी का संघर्ष, वैसे ही राजगद्दी के लिए राजा महाराजाओं के समय में भी कुर्सी के लिए महासंघर्ष होता था। तो अब भीमदेव ने क्या है, अपने बेटे, बड़े बेटे रतन सिंह को कुर्सी दे दी थी। तो उसका छोटा बेटा आसकरण, ये नाराज था। अब पृथ्वीराज ने जो है अपना शासन किसे सौंप दिया था? पूर्णमल को। तो पूर्णमल के अलावा जो इसके बेटे थे, इनके मन में भी था कि यार हमें राजपाट मिलना चाहिए था। तो ऐसी जगहों पे अपने ये भारमल साहब क्या करते हैं? आसकरण जी से सेटिंग कर लेते हैं, बोले कि हम लोग मिलके रतन सिंह को कुर्सी से हटाते हैं, रतन सिंह को राजगद्दी से हटाते हैं, और फिर हम आपको राजगद्दी पे बिठा देंगे। तो आसकरण बात मान जाता है कि बढ़िया है, चाचा मेरा भला चाहता है और मुझे राजगद्दी पे बिठाना चाहता है। तो ऐसा ही करता है। फिर ये दोनों मिलके रतन सिंह को क्या है, हटा देते हैं, और आसकरण कौन किसकी गद्दी पे बैठ जाता है? आमेर की गद्दी पे बैठ जाता है। अब जब ये आमेर की गद्दी पे आराम से बैठे होते हैं, तब भारमल साहब को याद आता है कि राजगद्दी तो उनकी होनी चाहिए। तो 1547 ईस्वी में आसकरण को हटा के आमेर की राजगद्दी हथिया लेते हैं। तो भारमल कब शासक बनते हैं आमेर के? 1547 ईस्वी में। अब पहले आ जाते हैं सांगा पे। सांगा जो था ये बेचारा सीधा था, यह इस आमेर की संघर्ष को छोड़ के अलग चला जाता है और एक नया कस्बा सांगानेर को बसाता है। नया कस्बा सांगानेर की स्थापना करता है। अब ये सांगानेर जो है वर्तमान समय में जयपुर में स्थित है। पहले तो जयपुर से अलग था, लेकिन वर्तमान समय में ये आजकल जयपुर के अंदर ही माना जाता है। जो राजस्थान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सांगानेर हवाई अड्डा कहलाता है। अभी सांगानेर की स्थापना किसने की थी? सांगा। किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज का। तो इनका तो केस पूरा अलग है। अब यहाँ क्या होता है? पूर्णमल। अब पूर्णमल का एक बेटा था सूजा। अब यह इसका मुंह सूज जाता है भारमल को देख के। इसको यह लग रहा था कि आसकरण को हटाने के बाद में भारमल राजगद्दी हटिया लेगा, लेकिन भारमल क्या है, जब अपना उत्तराधिकार घोषित करेगा तो किसे करेगा? मुझे करेगा। लेकिन भारमल तो क्या है, खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो किसका मुंह सूज जाता है? सूजा का।
अब सूजा क्या करता है, सूजा चला जाता है मेवात। मेवात में इस समय अपना ये सूबेदार था सरफुद्दीन। मेवात में इस समय मुगल सूबेदार था सरफुद्दीन। अब दोस्तों सूजा जो होता है सरफुद्दीन से साठगांठ कर लेता है और आमेर पर आक्रमण करते हैं 1558 ईस्वी में। यह क्या कर देते हैं, आमेर पर आक्रमण। अब जब आमेर पर आक्रमण होता है तो भारमल की गद्दी फिर खतरे में आ जाती है। तो भारमल पहले क्या करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि सरफुद्दीन को देके इसे क्या है अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो यह मान जाता है और यह भारमल की इस समय गद्दी बच जाती है। लेकिन भारमल का जो दिमाग है वो थोड़ा घूम जाता है। वो ये सोचते हैं कि सूजा अगर मुगल सूबेदार से मिल सकता है तो कल को तो यह मुगल बादशाह अकबर के साथ मिल सकता है और उसका राज्य पूरी तरीके से हड़प सकता है। तो भारमल यह सोचते हैं कि सूजा जाके मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करे या मुगल बादशाह के साथ मिल जाए, उससे पहले मैं ही क्यों ना मुगल बादशाह के पास चला जाऊं। और भारमल क्या है, अकबर से मिलने के लिए चले जाते हैं अकबर के पास। ठीक है दोस्तों, ये कहानी बताने का एक उद्देश्य यह था कि जो कछावा राजवंश था यह पहले बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जो कछावा राजवंश के शासक होते थे यह चौहानों के और मेवाड़ के राणाओं के अधीन सामंत बन के रहते थे। लेकिन जब से भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तब से कछावा राजवंश का महत्व राजपूताना में बहुत बढ़ गया था और अकबर को सबसे महत्वपूर्ण सहयोग राजपूताना में जो मिला था वो भारमल से ही मिला। भारमल के बाद भारमल के पुत्र हुए भगवंत दास के पुत्र हुए मान सिंह। तो इन तीनों ने अकबर को एक मजबूत शासन स्थापित करने में मदद की थी बहुत बड़े स्तर। भारमल के पुत्र भगवंत दास के पुत्र मान सिंह, इन तीनों ने अकबर की बहुत सहायता की थी ताकि वो मुगल साम्राज्य को मजबूती से स्थापित कर सके। तो दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं भारमल। ये जो शुरुआती कहानी के बाद में अब अपन आते हैं भारमल पे। राजा भारमल दोस्तों, राजा भारमल जो थे यह राजपूताना के पहले शासक, राजपूताना के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूताना का शासक कौन था, भारमल। और साथ ही साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित भी किए, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इन्होंने अपनी पुत्री, भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई का विवाह किसके साथ में किया था, अकबर के साथ में। तो राजपूताना का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब हुआ क्या था, अकबर जो थे 1562 में अजमेर की यात्रा पर थे, अजमेर की यात्रा पर थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आए हुए थे। उस समय भारमल इनसे मिलते हैं, अकबर से मिलते हैं और 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर है ये, अकबर अजमेर की यात्रा पे 1562 में कौन था, अकबर। फिर अपनी पुत्री हरकाबाई या शाहीबाई या इन्हीं का नाम है जोधाबाई, इन्हीं का नाम है जोधाबाई।
दोस्तों एक जोधाबाई मारवाड़ राजवंश में भी हमने पढ़ी थी, राठौड़ राजवंश में, जिनका विवाह किससे हुआ था? जहांगीर से। तो वो जोधाबाई जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम जोधाबाई था। अब इनका भी प्यार से नाम कई जगह पर जोधाबाई मिलता है, तो हरका भाई, शाही बाई या जोधाबाई। इनका विवाह किसके साथ में हुआ? अकबर के साथ में, अकबर। और इनकी संतान कौन हुई? शहजादा सलीम, शहजादा सलीम, या इसी का नाम आगे चल के क्या पड़ा? जहांगीर। अब दोस्तों अकबर ने अपनी रानी हरका बाई को एक उपाधि दी थी, मरियम। मरियम उज्जमानी। अकबर ने अपनी रानी हरका बाई को क्या उपाधि दी थी? मरियम उज्जमानी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, मरियम उज्जमानी कौन है? तो मरियम उज्जमानी कौन है? हरका बाई। हरका बाई कौन है? भारमल की पुत्री, कछावा राजवंश, ढूंढाड़ के शासक या जयपुर के शासक भारमल की पुत्री कौन? हरका बाई, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? मरियम उज्जमानी। अब दोस्तों अकबर ने भारमल को उपाधियां दी थी दो, एक तो राजा, ये राजा भारमल, जो ये उपाधि थी राजा, यह किसके द्वारा दी गई थी? अकबर की। दूसरी आमिर उल उमरा। आमिर उल उमरा मतलब अमीरों का अमीर, अमीरों का अमीर मतलब राजाओं का राजा। अमीर जो शब्द है, यह शब्द जो है यह शासक के लिए इस्तेमाल होता है पश्चिम एशिया में। तो आमिर उल उमरा मतलब शासकों का शासक। तो इनको उपाधि के साथ में 5000 की मनसब, 5000 की मनसब भी प्रदान की गई थी। अब 5000 की मनसब पाने वाला पहला राजपुताना का शासक कौन था? भारमल। तो ये ध्यान रखना है, इनको कौन सी मनसब दी गई थी? 5000 की। और 5000 की मनसब पाने वाला पहला राजपुताना का शासक कौन है? भारमल। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पौत्र मान सिंह, इनको मुगल दरबार में भेज दिया था। इनको मुगल दरबार में भेज दिया था। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में जो नागौर दरबार लगाया गया था, अकबर द्वारा जो नागौर दरबार लगाया गया था, वो किसकी सहायता से लगाया गया था? राजा भारमल, जिसके अंदर राजपूताना के प्रमुख शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, जैसे बीकानेर का कल्याणमल और भी अधिक थे। तो दोस्तों यह तो होता है अपना राजा भारमल। अब राजा भारमल के बाद में अगला शासक जो बनता है वो बनता है इसका पुत्र भगवंत दास। उसे देखते हैं। ये शासक कब बने थे? 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक। अब दोस्तों राजा भगवंत दास जो थे, इनके समकालीन मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? अकबर। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुगल राजवंश के अंदर इसकी स्थापना की थी बाबर ने। बाबर के बाद में अगला शासक बनाया हुमायूं। हुमायूं के बाद में अगला शासक बना अकबर। अकबर कब से कब तक बना? 1556 से लेके 605 ईस्वी तक। 605 ईस्वी के अंदर अगला शासक बना जहांगीर। जहांगीर 605 से लेके 1627 तक, 1605 ईस्वी से लेके 1627 तक। अब जहांगीर के बाद में बनेगा शाहजहां। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। और इसके बाद में अपना औरंगजेब।
औरंगजेब कब से कब तक? 1658 से 1705 ईस्वी तक। तो अकबर जो था मुगल शासक था भगवंत दास के समय में। अब इनको जो मनसब दी गई थी वो किसकी दी गई थी? 5000 की मनसब। अब दोस्तों आपको याद हो तो ये भगवंत दास जो है इनके बारे में हमने पहले एक बार पढ़ा था। महाराणा प्रताप को जो तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया था, तीसरा शिष्टमंडल, महाराणा प्रताप को जो तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया था वो भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया था। आपको याद है? थोड़ा सा याद है? मेवाड़ राजवंश जमा भाटो याद है? महाराणा प्रताप को 1572-73 ईस्वी में 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे उन्हें समझाने के लिए, ताकि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। इसके बाद तीसरा जो शिष्टमंडल गया था, पहला कौन गया? जलाल खां के नेतृत्व में, फिर मान सिंह के नेतृत्व में। तीसरा गया था भाटो किसके नेतृत्व में? भगवंत दास के नेतृत्व में। और टो में आ जाएगा टोडरमल। तो ये भा जो है ये कौन थे? भगवंत दास। अब नतीजा इसका वही आया था, महाराणा प्रताप में अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब दोस्तों इनमें एक महत्वपूर्ण बात आती, इनकी पुत्री थी मानबाई या मनभामती। अब इनका विवाह जो हुआ था किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ, शहजादा सलीम के साथ 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में मानबाई और जहांगीर का विवाह हुआ था। इनकी संतान कौन हुई? शहजादा खुसरो। इनसे संतान कौन हुई? शहजादा खुसरो। अब दोस्तों जहांगीर जो था यह 1605 ईस्वी में मुगल शासक बनता है। अब ये मुगल शासक जब 1605 में बनता है तो शहजादा खुसरो जो है वो तुरंत क्या कर देता है? 1606 ईस्वी में विद्रोह कर देता है। अब जो खुसरो था ये जहांगीर में मुगल बादशाह के मुगल साम्राज्य में पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का सूबेदार था। तो यह क्या है कि लाहौर जाके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी से शरण मांगता है, उनके यहाँ पे जाके छिप जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, जहांगीर नया शासक बना था तो वो क्या है, इसके विद्रोह को पूरी तरीके से दबा देता है और इसे पकड़ के कहाँ लेके आता है? दिल्ली में इसकी आंखों के सामने वो सभी लोग जिन्होंने खुसरो का समर्थन किया था उसका कत्लेआम मचाता है। खुसरो की आंखों के सामने उन सब का कत्लेआम मचाता है। फिर जहांगीर क्या करता है? खुसरो को अंधा करके कैद खाने में डाल देता है। ठीक है, जहांगीर का विद्रोह किया था खुसरो ने 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में पंजाब में विद्रोह किया था। तब ये किनकी शरण लेता है? अर्जुन देव जी की। अब जहांगीर जो होता है यह खुसरो को क्या करवा देता है? अंधा करवा देता और तहखाने में डलवा देता और साथ ही साथ जहांगीर अर्जुन देव जी की हत्या भी करवा देता है। अब दोस्तों तहखाने के अंदर ये खुसरो जो था यह मानबाई के द्वारा मरवा दिया जाता है। किससे? शहजादा खुर्रम से। तहखाने में खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां इसकी हत्या कर देता है। शाहजहां को बोलती कौन है? मानबाई। ठीक है दोस्तों, तो अगला शासक था भगवंत दास। भगवंत दास के समय में मुगल शासक कौन था? अकबर। इनको 5000 की मनसब मिली थी और साथ ही साथ में यह अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उनके तीसरे शिष्टमंडल का हिस्सा थे। इसके बाद इनकी पुत्री मानबाई का विवाह किनके साथ होता है? जहांगीर। इन दोनों की संतान कौन होती है? शहजादा खुसरो। अब शहजादा खुसरो विद्रोह कर देता है और जहांगीर उसे अंधा करके तहखाने में डाल देते हैं। वहाँ मानबाई जो है
खुसरो की हत्या करवा देती है शहजादा शाहजहां से उसकी हत्या करवा देती। अब दोस्तों इनके बाद में अगला इनका पुत्र आता है मान सिंह। अब दोस्तों अगला शासक आता है अपना फरजंद राजा मान सिंह। मान सिंह किसके पुत्र थे? भगवंत दास के। दोस्तों मान सिंह जो थे इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था यह पहले पटना में हुआ था, फिर हुआ था आमेर में। तो इनका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? पहले पटना में, फिर इनका आमेर में हुआ था। अब दोस्तों इनके समय में जो मुगल शासक थे, इनके समय में जो मुगल शासक थे वो पहले थे अकबर, और फिर जो थे जहांगीर। दोस्तों मान सिंह जो थे दो मुगल बादशाहों के साथ में कार्य करते हैं, अकबर और जहांगीर। अब दोस्तों जहांगीर अकबर के दरबार में इनको 7,000 की मनसब प्राप्त हुई थी। 7,000 की मनसब प्राप्त हुई, और ये सबसे अधिक मनसब थी जो अकबर के दरबार में मिलती थी। कितनी की? 7,000 की मनसब। अब दोस्तों इनकी दो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो इनकी सैनिक उपलब्धियां और दूसरी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो पहले आते हैं अपने इनकी सैनिक उपलब्धियों पर। एक और दोस्तों महत्वपूर्ण बात थी, यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में भी यह शामिल थे। अब आते हैं इनकी सैनिक उपलब्धियों पर। सैनिक उपलब्धियों पर, सैनिक उपलब्धियों में अकबर ने इन्हें दोस्तों काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया। काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया, और जिस पद को इन्होंने पूरी गरिमा के साथ में निर्वाह किया था। अब दोस्तों इन्होंने बंगाल के अंदर एक नए शहर की स्थापना की, अकबर नगर। अकबर नगर जो वर्तमान समय में राजमहल कहलाता है, जो वर्तमान समय में नगर की स्थापना। बंगाल में इन्होंने अकबर नगर की स्थापना की, और बिहार में मानपुर, बिहार में इन्होंने मानपुर की स्थापना की थी। अब दोस्तों एक पूर्वी बिहार का शासक था केदार राय। पूर्वी बिहार का शासक था केदार राय। केदार राय से युद्ध करके, केदार राय से युद्ध करके उसे हराया, और शीला देवी की मूर्ति, शीला देवी की मूर्ति यह आमेर लेके आए, और आमेर में एक शीला देवी का मंदिर बनवाया और उन मूर्ति को वहां स्थापित किया। शीला देवी कौन है? कच्छावाओं की ईष्ट देवी, कच्छावाओं की ईष्ट देवी। शीला देवी कौन है? कच्छावाओं की ईष्ट देवी। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो अभी मैंने बताया था जमा भाटो, जमा भाटो में दूसरा जो माँ था वो किसका था? मान सिंह का। मतलब महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को जो शिष्टमंडल भेजा गया था दूसरा, दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया था। कब भेजा गया था ये? 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में जो दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया था उसका नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह। अब दोस्तों हुआ क्या था
किसी बात को लेके मान सिंह और महाराणा प्रताप में अनबन हो गई थी। उस अनबन का नतीजा यह रहा कि मान सिंह ने अकबर से महाराणा प्रताप मेवाड़ पर तुरंत हमला करने की बात बोली। अकबर ने एक शाही सेना तैयार की और मान सिंह के ही नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध के लिए शाही सेना हल्दी घाटी या मेवाड़ भेजी थी। महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिसमें से दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह से। लेकिन बात बनी नहीं, उल्टा महाराणा प्रताप और मान सिंह में अनबन हो गई। तो मान सिंह जो था वो गुस्सा होके एक बड़ी सेना के साथ में महाराणा प्रताप मेवाड़ पर क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में हमला करता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। अब दोस्तों आगे एक महत्वपूर्ण बात और आती है। अब इनकी सैनिक उपलब्धियों के बाद इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां जो बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सबसे पहले दोस्तों यह जो फर्जंद की उपाधि थी यह इनको किसने दी थी? यह दी थी अकबर ने। फर्जंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वारा, जिसका अर्थ होता है बेटा। फर्जंद का अर्थ होता है बेटा, बेटा तुल्य। ठीक है। अब इसके बाद में इनकी पत्नी कांकन देवी, इनकी पत्नी कांकन देवी ने अपने पुत्र जगत की याद में एक जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था आमन में। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर में। जगत शिरोमणि मतलब श्री कृष्ण का मंदिर था। अभी श्री कृष्ण के मंदिर में, जगत शिरोमणि मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी दोस्तों, यह वही मूर्ति थी जो मीराबाई अपने मंदिर में जिनकी पूजा करती थी, जिनकी आराधना करती थी। दोस्तों मीराबाई जो थी वह सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। भोजराज की मृत्यु हो जाने के बाद में वह एक मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो जाती है और उस मंदिर की मूर्ति, जो उस मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी, वही कहाँ स्थापित की गई थी? जगत शिरोमणि मंदिर में। अब मानसिंह के द्वारा जो अन्य मंदिरों की स्थापना की गई थी, मानसिंह द्वारा मंदिर जो बनवाए गए थे, जैसे पटना में इन्होंने भवानी शंकर महादेव का मंदिर बनवाया था। वही गया में इन्होंने महादेव मंदिर बनवाया और साथ ही साथ में वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बनवाया और आमेर में शीला देवी मंदिर। शीला देवी दोस्तों कछावा राजवंश की ईष्ट देवी। और एक पंचमहल और साथ ही साथ एक मान महल की निर्माण हुआ था पुष्कर में और पंचमहल का निर्माण हुआ था बैराट में। तो यह थे मान सिंह के निर्माण का। दोस्तों मान सिंह जो थे यह बहुत बड़े विद्या अनुरागी भी थे। विद्या अनुरागी, इन्होंने संस्कृत भाषा में 3 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। एक तो आमेर का स्तंभ लेख, एक रोहतासगढ़ का शिलालेख, रोहतासगढ़ का शिलालेख, और साथ ही साथ में एक वृंदावन का शिलालेख।
वृंदावन का शिलालेख। यह तीनों संस्कृत भाषा में थे, यह तीनों संस्कृत भाषा में थे। इन तीनों अभिलेखों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह का। अब दोस्तों इनके दरबारी विद्वान, सबसे पहले पुंडरीक विट्ठल, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वह है राग मंजरी, राग चंद्रोदय, अगली है दूनी प्रकाश और नर्तन निर्णय। यह इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनके साथ दोस्तों एक और थे, दल पत्रराज, जिन्होंने पत्र प्रशस्ति की रचना करवाई थी। और साथ ही साथ इन्हीं के काल में दादू ने वाणी की रचना की थी। दादू ने वाणी की रचना की। वाणी दोस्तों दादू द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसमें इन्होंने अपने विचार, अपने उपदेश लिखे थे। और इसी के साथ में दोस्तों मान सिंह ने ब्लू पॉटरी या मीनाकारी कला को लाहौर से लाके जयपुर में स्थापित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लू पॉटरी को राजपुताना में लाने वाला शासक कौन है? मान सिंह। या ब्लू पॉटरी को क्या बोलते हैं? मीना कुमारी नहीं, मीनाकारी। तो मीनाकारी को राजपुताना में कौन लेकर आया? मान सिंह। और वर्तमान समय में यह जयपुर की बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है विश्व में। वर्तमान समय में मीनाकारी जयपुर की बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। तो दोस्तों यह होते हैं अपने राजा मानसिंह पूरे। अब मानसिंह के बाद में अगला महत्वपूर्ण शासक बनेगा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक। कछावा राजवंश का सबसे लंबा शासनकाल किनका चला था? जय सिंह प्रथम को। 1621 से लेकर 1666 तक, लगभग 43 साल तक इन्होंने शासन किया था। अब दोस्तों इनको ये जो मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, मिर्जा राजा की उपाधि, यह दी गई थी शाहजहां द्वारा। यह दी गई थी शाहजहां द्वारा, जो इनको कंधार के अभियान के बाद दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने जय सिंह को कंधार अभियान के बाद दी थी 1638 ईस्वी। 1638 ईस्वी में कंधार अभियान हुआ। अब औरंगजेब जो था इन्हें प्यार से बनबा बोलता था, दोस्तों यह वो शासक थे जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों के अधीन काम किया था। 3 मुगल बादशाह, जहांगीर, शाहजहां और साथ में औरंगजेब। इन तीनों के अधीन इन्होंने काम किया था। अब दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह था, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है पुरंदर की संधि। पुरंदर संधि या इसे मुगल मराठा संधि भी कहते हैं। मुगल मराठा संधि 11 जून 1665 में हुई थी। दोस्तों यह किस किस के मध्य हुई थी? यह हुई थी औरंगजेब और वीर मराठा शिवाजी के मध्य। वीर मराठा शिवाजी के मध्य। इसमें क्या हुआ था? शिवाजी ने सशर्त औरंगजेब या मुगलों से संधि कर ली थी। अब इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है जय सिंह को। इसका श्रेय किसको जाता है? जय सिंह। अब दोस्तों इनके दरबार में जो विद्वान थे वो थे बिहारी मल।
बिहारी मल, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की हिंदी में। हिंदी भाषा का एक माना हुआ ग्रंथ है बिहारी सतसई, इसके अंदर दोहों की रचना की गई थी। अब इन्हीं का एक भांजा था कुलपति मिश्र, इन्हीं का एक भांजा था कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने जयसिंह की ऊपर 52 पुस्तकें लिखे थे, जयसिंह के ऊपर 52 पुस्तकें, जिनमें इनके दक्षिण के अभियानों के बारे में उल्लेख है। दक्षिण के अभियानों की जो जानकारी हमें मिलती है वह कुलपति मिश्र की 52 पुस्तकों से मिलती है। और दोस्तों इन्हीं के दरबार में एक और थे राम कवि, जिनकी रचना है जयसिंह चरित्र, जिनकी रचना है जयसिंह चरित्र। और इनके साथ ही इनके काल के अंदर प्रमुख रचनाएं जो थी भक्ति रत्नावली और निर्णय रत्नावली। यह इनके काल में प्रमुख रचनाएं थी। इनके दरबारी विद्वान जो थे बिहारी मल, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, और कुलपति मिश्र जो इनका भांजा था, जो 52 पुस्तकों में जयसिंह के ऊपर जानकारी देता है। और साथ ही साथ में एक और थे राम कवि। राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात आती है कि जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? जयसिंह प्रथम के द्वारा। दोस्तों जयगढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो था चिल्का टीला। क्या था? चिल्का टीला। दोस्तों जयगढ़ टीला। दोस्तों इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयसिंह द्वारा। और साथ ही साथ एक तोप खाने का निर्माण भी करवाया गया। तो दोस्तों जयसिंह प्रथम यह कछावर राजवंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे। इन्हों को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां थे। और औरंगजेब इन्हें क्या बोलता था? बनबा। इन्होंने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब 3 मुगल बादशाहों के अधीन कार्य किया था। 3 मुगल बादशाहों के अधीन कार्य किया था। और एक महत्वपूर्ण संधि पुरंदर संधि, क्या श्रेय किनको जाता है? जय सिंह को, जो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य हुई थी। अब दोस्तों इनके दरबार के अंदर जो महत्वपूर्ण विद्वान थे वो बिहारी मल और राम कवि, और साथ ही साथ इन्होंने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे जयसिंह द्वितीय, उनके आगे के और शासक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।